नमस्कार, आप सभी लोगों का स्वागत है हमारे खास प्रोग्राम में। प्रिय दर्शकों, आज के इस वीडियो के माध्यम से हम लोग चर्चा करेंगे फलित ज्योतिष पाठ संख्या 85 के बारे में। हम आपसे यही कहेंगे कि पाठ को अगर क्रम से पढ़ते रहेंगे तो निश्चित है बहुत ही सरलता से आपको ज्योतिष आ जाएगा। जन्म पत्रिका का निर्माण आप लैपटॉप के माध्यम से, कंप्यूटर के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से कर सकते हैं और फलित अगर यहाँ से सीख लेंगे तो निश्चित है आपको सरलता से ज्योतिष आ जाएगा। और जो समाज में जो ज्योतिष आपको प्राप्त हो रहा है, कितना उसमें सत्यता है, कितनी सच्चाई है, आप खुद से भी उस पर नज़र डाल सकते हैं, समझ सकते हैं। पिछले वीडियो के माध्यम से हम लोगों ने समझा है पंच महापुरुष योगों के बारे में, किस प्रकार से पंच महापुरुष योग का निर्माण होता है। ये योग दुर्लभ योग है और बड़ी ही मुश्किल से जन्म पत्रिका में देखने को मिलता है, लेकिन जिस जातक की पत्रिका में हो ऐसा जातक अपने आप में श्रेष्ठ होता है। उसकी श्रेष्ठता आपको देखने को मिल जाएगी, उसको, उसके कैरियर को, उसके परिवार को, उसकी उपलब्धियों को देख करके आप समझ सकते हैं कि इसकी पत्रिका में ये योग बना तो उसका फलस्वरूप दिख रहा है। तो उसके पिछले वीडियो में हम लोगों ने समझा है केंद्र त्रिकोण राजयोगों के बारे में। देखिए, हम लोग फलित की तरफ आगे बढ़ रहे हैं और फलित को समझने में निश्चित है आनंद आएगा। किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक राजा होता है, किस प्रकार से योग बनते हैं तो जातक अधिक संघर्षों के बावजूद भी निम्न ही बन करके रह जाता है, कैसे दुर्योग बनते हैं, कैसे राजयोग बनते हैं। और राजयोगों और दुर्योगों के आधार से ही फलित कथन कहना आसान होता है, सरल होता है, समझा जाता है। सामने वाले व्यक्ति को हम लोग समझ सकते हैं कि इस जातक के जीवन में इसको क्या क्या उपलब्धियां प्राप्त होने वाली हैं, ये जातक कितना धनवान होगा। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे दशाओं के बारे में। दशा, विषोत्तरी महादशा, विषोत्तरी दशा जो कि पराशरीय ज्योतिष, जो कि होरा शास्त्र हम लोग पढ़ रहे हैं। और इस शास्त्र के आधार से दशाएं और बहुत सारी होती हैं, लेकिन इस शास्त्र के आधार से सबसे अच्छी दशाएं, वैसे अन्य दशाओं में भी सबसे अच्छी दशाएं हैं विषोत्तरी महादशा। और विषोत्तरी महादशा के बारे में इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे। देखिए, आपके मन में संशय होगा कि विषोत्तरी महादशा कैसे प्राप्त करें और कैसे समझें। आपने अगर फलित ज्योतिष का पाठ संख्या 4-5 अगर आपने पढ़ा है, जहां पर नक्षत्र फल को बताया जा रहा था, नक्षत्र फल को बताते समय आपको बताया गया था दशाओं का क्रम किस प्रकार से क्रम था। आचंभो राजी साबू केसु, ये दशाओं का क्रम है जिसके आधार से और नक्षत्रों को बताया गया था। जैसे कि अश्विनी, मघा, मूल, ये 3 नक्षत्र, इनका स्वामित्व केतु को प्राप्त है। भरणी, पूर्वा फाल्गुनी, पूर्वाषाढ़ा, इनका स्वामित्व शुक्र को प्राप्त है। तो इसको कुछ इसी प्रकार से समझेंगे कि अगर बाई चांस किसी भी जातक का जन्म अश्विनी नक्षत्र में हुआ तो अश्विनी नक्षत्र के 4 चरण है, चरणों के बारे में भी बताया गया था कौन से चरण में जन्म हुआ है। तो पहले चरण में जन्म हुआ, दूसरे चरण में जन्म हुआ, तीसरे में हुआ, चौथे में हुआ। 27 नक्षत्र हैं और 12 राशियां हैं। एक नक्षत्र में 4 चरण होते हैं, तो एक नक्षत्र में 4 चरण और 27 नक्षत्र हैं, तो 27 चौका 108, यानी 108 चरण बन करके तैयार हो जाएंगे। और 108 चरणों को अगर 12 राशियों में बांटा जाए तो एक राशि को 9 चरण प्राप्त होंगे, यानी 9 चरण की एक राशि होती है। एक नक्षत्र का मान कितना है? एक नक्षत्र का मान है 13 डिग्री 20 मिनट। 13 डिग्री 20 मिनट एक नक्षत्र का मान है। हर दिन चंद्रमा का जो संचार है वो किसी न किसी नक्षत्र में होता है। किस नक्षत्र में गोचर कर रहा है चंद्रमा, उसका स्वामी कौन सा ग्रह है, उस नक्षत्र का स्वामी जो ग्रह है उस ग्रह की ही महादशा पहले प्राप्त होगी जन्म के समय। अब यह देखना है कि वो दशा, देखिए, एक नक्षत्र प्रारंभ हुआ सुबह 6 बजे और आपको पता है कि ये नक्षत्र सुबह 6 बजे प्रारंभ हुआ, अगले दिन सुबह 6 बजे समाप्त होगा, 5 बजे समाप्त होगा, 4 बजे समाप्त होगा, आदि इत्यादि। नक्षत्र का घंटा आप जोड़ डालिए
उसके बाद आपको ये प्राप्त हो जाएगा। देखिए ज़्यादा डिटेल में गणित में जाने की ज़रूरत नहीं, क्योंकि हमने आपको बोला हुआ है गणित आपको लैपटॉप से, कंप्यूटर से पत्रिका का निर्माण मिल जाएगा, लेकिन यहाँ समझने की ज़रूरत है थोड़ा। तो नक्षत्र अगर मान लीजिए 24 घंटे का है तो एक चरण 6 घंटे का होगा। अब मान लीजिए सुबह 6 बजे कोई नक्षत्र प्रारंभ हुआ, अश्विनी नक्षत्र सुबह 6 बजे प्रारंभ हुआ, अगले दिन सुबह 6 बजे भरणी लगेगा, यानी 24 घंटे का अश्विनी नक्षत्र होगा। अब अश्विनी नक्षत्र 24 घंटे का है और बच्चे का जन्म अगर 12 बजे हुआ, यानी अश्विनी नक्षत्र के प्रारंभ के बाद 6 घंटे निकल चुके हैं। आपको पहले ये टोटल कर लेना है कि ये नक्षत्र कितने घंटे का है, 24 घंटे का है। 24 घंटे में से अगर 6 घंटे गुजार करके बच्चे का जन्म 12 बजे होता है दिन में, यानी 6 बजे जन्म हुआ, 6 बजे नक्षत्र का प्रारंभ हुआ है और 12 बजे बच्चे का जन्म हुआ, और 12 बजे अगर जन्म हुआ है तो 6 घंटे निकल चुके, यानी 1/4 हिस्सा नक्षत्र भोग चुका है चंद्रमा। अब 3 हिस्से बचे हैं। अब केतु की दशा कितने साल की है, इस वीडियो के माध्यम से हम लोग समझेंगे कि केतु की दशा कितने वर्ष की है। देखिए विषोत्तरी महादशा को हम लोग पढ़ रहे हैं इस वीडियो के माध्यम से। विषोत्तरी दशा कितने वर्ष की होती है, टोटल 120 वर्ष की होती है। इसलिए एक जातक, एक व्यक्ति की आयु ज्योतिष शास्त्र में 120 वर्ष की बताई गई है। अब इसके आधार से हमको गणना करनी चाहिए, आयु निर्णय जब करते हैं कि जातक अल्प आयु है, मध्य आयु है या पूर्ण आयु है। तो सबसे पहले नंबर पर 120 वर्ष की है। कैसे, दशाओं का क्रम कुछ इस प्रकार से है। पहले नंबर पर आप दशा खंड को समझ लीजिए कि दशा खंड कितने होते हैं। खंड, दशाओं का खंड, दशा खंड 5 होते हैं। पहला महादशा, दूसरे नंबर पर अंतरदशा, तीसरे नंबर पर प्रत्यंतरदशा, चौथे नंबर पर प्राण दशा, पांचवें नंबर पर सूक्ष्म दशा। ये दशाओं का खंड है जो 5 होता है। किसी भी ग्रह की जिस दिन महादशा प्रारंभ होगी उसी ग्रह की अंतरदशा होगी, उसके बाद उसी की प्रत्यंतर दशा होगी, उसी की प्राण दशा होगी, उसी की सूक्ष्म दशा होगी। उसके बाद क्रम बदलता जाएगा। कैसे बदलेगा क्रम, क्रम कैसे बदलेगा, जैसे मान लीजिए मंगल की महादशा प्रारंभ हुई सबसे पहले नंबर पर, तो मंगल की महादशा कितने वर्ष की होती है, 7 वर्ष। मंगल की महादशा 7 वर्ष की प्रारंभ होगी, शुरू 7 वर्ष की होती है। तो मंगल की दशा जब प्रारंभ होगी तो सबसे पहले मंगल की महादशा में मंगल का ही अंतर चलेगा। अंतरदशा मंगल की ही होगी।
मंगल की महादशा में मंगल का अंतर, और उसके बाद आपको क्रम अगर याद है तो ठीक है, नहीं याद है तो अभी हम इसके बाद बताते हैं। फिर मंगल की महादशा में पहले नंबर पर मंगल में मंगल, फिर मंगल में राहु, मंगल की महादशा में फिर गुरु की अंतर्दशा, फिर मंगल की महादशा में उसके बाद शनि की अंतर्दशा होगी, फिर मंगल की महादशा में बुध की अंतर्दशा, फिर मंगल की महादशा में बुध के बाद आचंभोरा जी सा बु के सु, केतु की अंतर्दशा, उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा, उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा होगी, मंगल की महादशा में शुक्र, फिर मंगल की महादशा में सूर्य की अंतर्दशा होगी, फिर मंगल की महादशा में सूर्य के बाद चंद्रमा। इस प्रकार से क्रम चलता है। तो यहां वही शब्द लागू होता है कि मंगल की महादशा में पहले नंबर पर मंगल की अंतर्दशा, उसके बाद मंगल के बाद राहु की अंतर्दशा, उसके बाद गुरु की अंतर्दशा, उसके बाद शनि की अंतर्दशा, उसके बाद बुध की अंतर्दशा, फिर केतु की अंतर्दशा, उसके बाद शुक्र की अंतर्दशा, फिर सूर्य की अंतर्दशा, फिर चंद्रमा की अंतर्दशा। ये दशाओं का जो क्रम है, इसके लिए खंड भी आपने समझ लिया। दूसरे नंबर पर एक विषय और है, आ चम भो रा जी सा बु के सु। इसका तात्पर्य यह हुआ कि आ का मतलब आदित्य, आदित्य मतलब सूर्य, चम का मतलब चंद्रमा, भो का मतलब मंगल, रा का मतलब राहु, जी का मतलब गुरु, सा का मतलब शनि, बु का मतलब बुध, के का मतलब केतु, सु का मतलब शुक्र। दशाओं का क्रम कुछ इस प्रकार से चलता है। आ चम भो रा जी सा बु के सु। पहले सूर्य की, अब जैसे सूर्य की महादशा प्रारंभ हुई तो सबसे पहले नंबर पर सूर्य की ही अंतर्दशा चलेगी, उसके बाद चंद्रमा की आएगी, फिर मंगल की आएगी, फिर राहु की आएगी, फिर गुरु की आएगी, फिर शनि की आएगी, फिर बुध की आएगी, फिर केतु की आएगी, फिर शुक्र की आएगी। उसके बाद सूर्य की दशा समाप्त हो जाएगी, फिर चंद्रमा की दशा प्रारंभ होगी। तब चंद्रमा की महादशा होगी, तब चंद्रमा में सबसे पहले चंद्रमा का अंतर चलेगा, उसके बाद मंगल का चलेगा, फिर राहु का चलेगा, फिर गुरु का चलेगा, फिर शनि का चलेगा, फिर बुध का चलेगा, फिर केतु का चलेगा, फिर शुक्र का चलेगा, और उसके बाद सूर्य का चलेगा। इसी प्रकार से चंद्रमा की जब दशा समाप्त हो जाएगी तब मंगल की दशा आएगी। तब मंगल की दशा में पहले मंगल का अंतर चलेगा, उसके बाद राहु का चलेगा, उसके बाद गुरु का, फिर शनि का, बुध का,
केतु का, शुक्र का, फिर सूर्य का, फिर चंद्रमा का, फिर मंगल की दशा समाप्त हो जाएगी। अब इसके बाद राहु की दशा आएगी। अब राहु की दशा जब आएगी तब राहु की दशा में राहु का अंतर पहले, उसके बाद फिर गुरु का, मतलब आगे की तरफ बढ़ना है। यहाँ सूर्य से स्टार्ट नहीं होगा, राहु में पहले राहु चलेगा, उसके बाद गुरु चलेगा, क्रम यही रहेगा। राहु में राहु, राहु के बाद गुरु, गुरु के बाद शनि, शनि के बाद बुध, बुध के बाद केतु, केतु के बाद शुक्र, शुक्र के बाद सूर्य, सूर्य के बाद चंद्रमा, चंद्रमा के बाद मंगल। अब मंगल समाप्त होने के बाद फिर ये गुरु की दशा प्रारंभ हो जाएगी। अब ये दशाएं कौन से ग्रह की कितने वर्ष की दशाएं हैं, दशा वर्ष। अब यहां पर नोट कर लीजिए, जैसे कि दशा वर्ष। अब सूर्य की अगर बात करें तो सूर्य 6 वर्ष, चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष और गुरु 16 वर्ष। उसके बाद शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु मंगल के जितना ही है, क्योंकि केतु को मंगल के जैसा ही फल कहते हैं, और शुक्र है 20 वर्ष। अब ये टोटल दशाओं को मिला करके होगा 120 वर्ष। आप कैलकुलेट कर लीजिए सारी दशाओं को। सूर्य 6 वर्ष, चंद्रमा 10 वर्ष, मंगल 7 वर्ष, राहु 18 वर्ष, गुरु 16 वर्ष, शनि 19 वर्ष, बुध 17 वर्ष, केतु 7 वर्ष, शुक्र 20 वर्ष। अगर शुक्र की दशा मिलेगी तो 20 वर्ष चलेगी, सूर्य की दशा मिली तो 6 वर्ष चलेगी, चंद्रमा की दशा मिली 10 वर्ष चलेगी। इस प्रकार से सारी दशाओं का वर्ष जोड़ करके टोटल 120 वर्ष होते हैं। अब यहां पर जो हम पहले बता रहे थे कि बाई चांस किसी का अश्विनी नक्षत्र में जन्म हुआ, अब अश्विनी नक्षत्र सुबह 6 बजे प्रारंभ हुआ है और अगले दिन 6 बजे तक रहेगा, यानी टोटल अश्विनी नक्षत्र का जो भोग है वो 24 घंटे का है। जन्म दोपहर में 12 बजे हुआ बच्चे का, अब 12 बजे हुआ तो टोटल घंटे जोड़ डालिए, 24 घंटे हुए। अब 6 बजे से लेकर 12 बजे तक यानी 6 घंटे हो गए। अब 6 घंटे यानी 1/3 हिस्सा निकल गया, यानी गर्भ में जो दशा गुजर गई वो 6 घंटे की गुजर गई। अब केतु की दशा कितने वर्ष की है? अश्विनी मघा मूल केतु, अश्विनी नक्षत्र के स्वामी केतु हैं। अब केतु की दशा सबसे पहले मिलेगी, केतु की दशा होती है 7 साल की। तो अब 7 साल में 1/4 भाग आप निकाल दीजिए, बाकी जो बचेगा वो दशा जातक भोगेगा जन्म लेने के बाद, यानी लगभग लगभग 2-2.25 वर्ष निकल जाएगा, बाकी जो दशा है 7 साल में वो बचेगी। इस प्रकार से तो ये आपको संक्षेप में ही जोड़ना है, क्योंकि अगर दशा कैलकुलेट करने में जाएंगे, बिल्कुल भोगांश निकालेंगे, तो उसके लिए फिर आपको गणित की का सहारा लेना पड़ेगा दशा वर्ष निकालने के लिए। तो इसको संक्षेप में आप यही समझिए कि जिस दशा में, जिस नक्षत्र में व्यक्ति का जन्म हुआ है, उस नक्षत्र का स्वामी जो ग्रह है उसी ग्रह की महादशा मिलेगी। कितनी दशा मिलेगी और कितना वो भोग चुकी है, वो नक्षत्र चंद्रमा का संचार बताएगा। वो नक्षत्र कब प्रारंभ हुआ और कब समाप्त होगा, और उसका भोगांश कितना है वो बताएगा कि चंद्रमा जितना उस नक्षत्र में भोग चुका होगा उतनी दशा वो जातक गर्भ में भोग चुका है, भुक्ति दशा बोलते हैं उसको। और जो भोगेगा जन्म लेने के बाद उसको भोग्य दशा कहते हैं। तो संक्षेप में आप इस तरह से समझेंगे, दशाओं का क्रम समझा आपने, और इसको आपको स्मरण में रखना चाहिए कि जिससे दशाएं कौन से ग्रह की बाद, जैसे कोई भी दशा चल रही है तो उसके बाद कौन सी दशा आएगी, ये क्रम है उन दशाओं का। और दशाओं का वर्ष भी याद कर लीजिए कि कौन से ग्रह की कितने वर्ष की दशा होती है। तो आज के लिए सिर्फ इतना ही। वीडियो अगर आपको अच्छा लगे इसको लाइक करते रहें, शेयर करते रहें और चैनल को
सब्सक्राइब कर लेंगे तो आने वाला हर वीडियो आपको सबसे पहले प्राप्त होगा। अगर आपका भी कोई प्रश्न है, स्क्रीन पर दिए गए नंबर पर संपर्क कर सकते हैं। जय श्री राम। भूमि, भवन, वाहन, धन संपत्ति, शादी, व्यापार एवं संतान आदि से संबंधित समस्याओं से हैं परेशान और चाहते हैं उसका संपूर्ण निदान, तो ज्योतिर्विद अमरीश तिवारी जी से तुरंत संपर्क करें। हमारे संपर्क सूत्र हैं 9718504998। हमारे यहाँ वैदिक ब्राह्मणों के द्वारा सभी प्रकार के पूजा पाठ, कर्मकांड, यज्ञ अनुष्ठान, विवाह, गृह कलेश, काल सर्प दोष व नवग्रहों की पूजा आदि कराई जाती है। हमारे यहाँ सभी प्रकार के यंत्र, राशि रत्न, कवच, जन्मपत्री एवं रुद्राक्ष सिद्ध किए जाते हैं।